आज हम देखेंगे चुंबकीय सदिश विभव क्या होता है, चुंबकीय सदिश विभव के लिए पायसन लाप्लास समीकरण क्या है और इसके द्वारा हम बायो-सावर्ट के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं और चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं है। आप एक चुंबक के भी कितने ही टुकड़े कर लो तो भी आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही मिलेंगे। अगर एक पोल नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा पोल हमेशा साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिंगल रूप में आपको नॉर्थ पोल मिले और सिंगल रूप में आपको साउथ पोल मिले, ऐसा प्रकृति में संभव नहीं होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के भी दो ही पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं है, तो जैसे कि हम विद्युत क्षेत्रों के लिए जब गाउस का नियम लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेशों और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर मैं इसी को चुंबकीय क्षेत्रों के लिए लगाऊं तो क्या कहूँगी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय किसी बंद पृष्ठ से निकलकर आने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उसमें परिबद्ध चुंबकीय ध्रुवों, तो चुंबकीय एकल ध्रुव तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं एकल धनावेश भी एग्जिस्ट करता है, एकल ऋणावेश भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की मैं बात जब फ्लक्स की करती हूँ तो वो शून्य नहीं होता है। लेकिन चूंकि मैं चुंबकीय एकल ध्रुवों की बात नहीं करती हूँ, इसलिए मैं क्या कहती हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर डाइवर्जेंस ऑफ बी ज़ीरो है तो अगर मैं उसका कर्ल निकालूं तो हम ये अच्छे से जानते हैं किसी भी जो सदिश है उसका सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, शून्य मिलता है मुझे। तो अब मैं मान लो किसी सदिश क्या लिख रही हूँ, कर्ल लिख रही हूँ। तो कोई सदिश ए लिया मैंने, उसका मैंने कर्ल निकाला, तो कर्ल ए का और अगर मैं डाइवर्जेंस निकाल लूँ तो वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ बी ज़ीरो है, तो इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डाइवर्जेंस ऑफ बी ज़ीरो है और किसी भी सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस भी शून्य होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन से मुझे क्या मिलता है कि इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, किसी अन्य सदिश के कर्ल के बराबर होना चाहिए। और वो जो कर्ल का, जिस सदिश का वो कर्ल है, वो क्या कहलाता है, चुंबकीय सदिश विभव कहलाता है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि चुंबकीय सदिश विभव वो क्वांटिटी है जिसका कर्ल मुझे क्या देता है, चुंबकीय क्षेत्र देता है, और इस तरह से देता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं चुंबकीय सदिश विभव को कि चुंबकीय सदिश विभव वो विभव है, वो सदिश राशि है जिसका कर्ल मुझे क्या देता है, चुंबकीय क्षेत्र देता है। और एम्पियर के नियम के अवकलन रूप से अगर मैं देखूं तो वो हमें मालूम है कि एम्पियर का नियम क्या बताता है कि किसी भी बंद पथ के अनुदिश, किसी भी पृष्ठ को घेरने वाले बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उसमें परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू ज़ीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसको जब हमने उसके अवकलन रूप में दिखाया तो हमें क्या मिलता है कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो जे के बराबर मिलता है। तो अब यहाँ बी का मान मैं चुंबकीय सदिश विभव के रूप में रख देती हूँ। तो बी का मान चूंकि कर्ल ऑफ ए है, तो जब मैं इसको रखती हूँ तो इस ए और सदिश आइडेंटिटी का यूज़ करती हूँ, और वो क्या सदिश आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि कर्ल ऑफ ए किसके बराबर हो जाता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल टू ए के बराबर हो जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ए का स्रोत विद्युत धारा है, जिसके संतत्य के लिए आवश्यक है कि आपके पास डेल डॉट ए का मान क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और जब डेल डॉट ए ज़ीरो हो जाता है तो मुझे क्या मिल जाता है कि डेल टू ए इज इक्वल टू माइनस म्यू ज़ीरो जे। तो यहाँ पर ये जो चुंबकीय सदिश विभव है किससे जुड़ा है, जाके आपके पास धारा घनत्व से जाके जुड़ गया है। तो ये जो कहलाती है सदिश पायसन समीकरण। आपको अच्छे से ध्यान है, जब हमने लाप्लास समीकरण निकाली थी तो वहाँ पे अदिश विभव के लिए यानी डेल टू फाई इज इक्वल टू हमने लिखा था माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो एक तरह से डेल टू फाई वो था, फाई था अदिश विभव, और यहाँ पर ए डेल टू ए क्या हो गया है, सदिश विभव हो गया है। माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो हमने वहाँ लिखा था। तो रो की जगह यहाँ हम आवेश घनत्व की जगह किससे रिप्लेस कर रहे हैं, धारा घनत्व से। और एप्सिलॉन ज़ीरो आपको अच्छे से पता है कि कांस्टेंट जो है चुंबकीय क्षेत्रों में वो एप्सिलॉन ज़ीरो की बजाय क्या लिया जाता है, म्यू ज़ीरो लिया जाता है। तो उसको दोनों की तुलनात्मक अगर मैं अध्ययन करती हूँ तो पायसन समीकरण मुझे उसी के अनुरूप मिला है। तो डेल टू ए इज इक्वल टू माइनस म्यू ज़ीरो जे क्या कहलाता है, सदिश पायसन समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर एक्स कंपोनेंट निकालूंगी
तो डेल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू ज़ीरो जे एक्स लिखूँगी। वाई कंपोनेंट निकालूंगी तो डेल टू ए वाई माइनस म्यू ज़ीरो जे वाई लिखूँगी। और अगर डेल टू ए जेड निकालूंगी तो माइनस म्यू ज़ीरो जे जेड मैं लिखूँगी। तो इस तरह से मैं पायसन समीकरण को अलग अलग दिशाओं में दर्शा सकती हूँ। और अगर किसी जगह धारा घनत्व मान लो शून्य हो जाए, और अगर धारा घनत्व शून्य है तो डेल टू ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो समीकरण है ये कहलाता है सदिश लाप्लास समीकरण। बिल्कुल उसी तरह कि अगर हमारे पास आवेश घनत्व नहीं होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डेल टू फाई इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास उसी की तुलनात्मक रूप से मुझे क्या मिली है, सदिश पायसन समीकरण मुझे मिला है। अब चुंबकीय विद्युत क्षेत्रों के लिए हम क्या लिखते हैं कि डेल टू वी या फाई पोटेंशियल की जब मैं बात कर रही हूँ, रो अपॉन एप्सिलॉन 0 का जो हल मुझे मिलता है वो मिलता है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 रो डी टू अपॉन आर। क्यों? क्योंकि वी को मैं क्या लिखती हूँ, के क्यू अपॉन आर। क्योंकि अगर डी क्यू की टर्म्स में दर्शा रही हूँ तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर, और डी को क्या लिखती हूँ, रो डी टू लिखती हूँ। तो उस कंपैरिजन से, इस विद्युत क्षेत्रों के जो कंपैरिजन से मुझे विभव मिलता है, उसके कंपैरिजन से अगर मैं चुंबकीय सदिश विभव का मान लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन जे डी टू अपॉन आर आ जाना चाहिए। रो को जे से रिप्लेस कर दिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को म्यू 0/4 पाई से रिप्लेस किया है। तो इसकी तुलना से हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय सदिश विभव को हम कैसे दर्शा सकते हैं, म्यू 0/4 पाई जे डी टू अपॉन आर से भी हम दर्शा सकते हैं। अब हमारा एम क्या है कि चुंबकीय सदिश विभव से बायो सावर्ट के नियम की मैं व्युत्पत्ति करना चाहती हूँ। तो हमने क्या किया है, चूंकि बायो सावर्ट का नियम मुझे मालूम है, म्यू 0 आई अपॉन, अगर हमने क्या माना है कि एक धारावाही तार लिया है, उसके थोड़ा सा जो अल्पांश लंबाई मैंने ली है उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहती हूँ तो बायो सावर्ट्स के नियम से उस चुंबकीय क्षेत्र dB का मान क्या होगा, म्यू 0 पाई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब होता है। तो यही चीज़ मैं निकालना चाहती हूँ। तो चूंकि मुझे चाहिए अब ये टर्म i, तो मैं j को कन्वर्ट करती हूँ i के टर्म्स में। तो मुझे अच्छे से मालूम है j क्या है, i अपॉन a है। और डी टॉ का मान यानी आयतन, जो स्मॉल आयतन अल्पांश है उसका मान क्या होता है, a डॉट डी एल होता है। तो जे डी टॉ अगर मैं करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई डी एल के बराबर मान मुझे मिलेगा। तो इसलिए जे डॉट डी टॉ को मैंने यहाँ किससे रिप्लेस किया है, यहाँ टॉ आपको मालूम है कि ये आयतन अल्पांश आयतन के सापेक्ष है, इसलिए सब आकलन हम कर रहे हैं पूरे आयतन के लिए। तो म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन जे डॉट डी टॉ को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, आई डी एल अपॉन आर, आई डी एल से। तो ये बन गया आई डी एल अपॉन आर। अब चूंकि बी इज इक्वल टू कर्ल ए है तो डी बी का मान क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ डी ए हो जाएगा। तो डी बी का मान क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन में हटा दो तो ये डी ए मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर कर्ल ऑफ डी ए क्या हो गया, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर। अब यहाँ पर कर्ल को मैं अंदर ले जाती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डेल क्रॉस डी एल अपॉन आर। अब डेल क्रॉस डी एल अपॉन आर को मैं देखूँ तो एक बार मैं इसको जो ऑपरेटर है उसको किस पे लगाऊंगी, 1/r पे लगाऊंगी। तो ये चूंकि आपके पास अदिश है तो ये ग्रेडियंट निकलेगा। तो ग्रेडियंट 1/r क्रॉस डी एल प्लस दूसरी टर्म 1/r एज इट इज़ आ गई। अब कर्ल किसका लिया जाएगा, कर्ल ऑफ डी एल किया जाएगा। अब चूंकि r जो है वो डी एल का फंक्शन नहीं है, साफ दिख रहा है कि जो डी एल है वो धारावाहिक चालक पर जो लंबाई अल्पांश है वो लिया गया है, और r है बिंदु P से दूरी। तो डी एल और r आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मान देंगे, 0 मान देंगे। और ग्रेडियंट 1/r का मान हम फर्स्ट चैप्टर में निकाल चुके हैं कि माइनस r अपॉन आर क्यूब होता है, तो वो यहाँ मैंने रख दिया। तो मुझे क्या मिल जाता है, डी बी इज इक्वल टू माइनस साइन अब आ जाएगा क्योंकि मेरे पास ये आपके पास ग्रेडियंट 1/r का मान माइनस r अपॉन आर क्यूब है। तो डी बी का मान मुझे क्या जाता है, म्यू 0/4 पाई माइनस का r क्रॉस डी एल अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे अगर मैं इसको खोल दूँ और माइनस साइन को अंदर ले तो ये दोनों आपस में उलट जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और यही किसका नियम है, बायो सावर्ट का नियम है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि बायो सावर्ट्स के नियम के से चलते हुए किसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं, चुंबकीय सदिश विभव की उत्पत्ति कर सकते हैं। आप बिल्कुल यही स्टेप रिवर्स में चलिए कि आप पहले इसको डी एल क्रॉस को आर क्रॉस डी एल के रूप में दिखाइए, या फिर आप ये सीधा सा रख दीजिए कि ग्रेडियंट 1/r माइनस r अपॉन आर क्यूब होता है। तो इसलिए आपके पास जो मान आएगा ये सीधा यही माना जाएगा, और इस सीधे मान से आप जा सकते हैं आईडीएल पर, आईडीएल से आप जा सकते हैं इधर। तो सिमिलर इसको रिवर्स प्रोसेस में चलते हुए आप बायो सावर्ट्स के नियम से चुंबकीय सदिश विभव की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। तो दोनों काम हम कर सकते हैं।
अब यहाँ पर चूंकि मुझे dB का मान मिल गया है तो डेल डॉट B जब निकालती हूँ तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ किसी भी सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य होता है, इसलिए डेल डॉट B क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यही चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है। और A का जो हमने मान निकाला है चुंबकीय सदिश विभव का मान, वो भी इसी आधार पर ही निकाला है। अब एक लास्ट पॉइंट हम और कर लेते हैं इस चैप्टर का, और वो क्या है कि बायो-सावर्ट के नियम से अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर ज्ञात करना। तो ये मेरे पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, उसके यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक अल्पांश लंबाई का एक एलिमेंट ले लिया है dl, उससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P को मैंने क्या किया है, ये जो अनंत लंबाई का धारावाही तार था उस पर लंब डाला है। तो ये मैंने मान लिया कि एक रेडियस है और एक त्रिज्या, मैंने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की का मैंने कल्पना, या फिर मैं ये कहूँ कि एक ट्राइंगल यहाँ से मेरे पास मिल रहा है, एक सर्किल r त्रिज्या का बना दिया, और तो इस सर्किल में ये एक ट्राइंगल मुझे मिल रहा है। और बायो-सावर्ट के नियम से मैं जानती हूँ B का मान, dB का मान क्या होगा इस बिंदु पर, μ0I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो जो ज्योमेट्री मेरे पास मिल रही है इस ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से मान मैं क्या करना चाहती हूँ कि अल्फा और कैपिटल R के टर्म्स में निकालना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि अनंत लंबाई का तार है मेरे पास, तो जैसे जैसे मैं लंबाई बढ़ाती जाऊँगी इस अल्फा का मान ऊपर की ओर लंबाई बढ़ाऊँगी तो π/2 प्लस का हो जाएगा, और नीचे की ओर बढ़ाऊँगी तो π/2 माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा का मान मैं बढ़ा सकती हूँ, तो इस चेंज कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं ज्यामिति से जो भी काम कर रही हूँ वो r और अल्फा के टर्म्स में मैं करना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो धारावाही इस तार से वैसे भी लंबवत दूरी इस बिंदु की कितनी है, स्मॉल r है। तो जब हम देखेंगे तो लंबवत दूरी r मानते हुए क्या करेंगे, एक गोला खींचेंगे। तो आप इसको एम्पियर के नियम से भी जानते हैं कि आप इसको सेंटर P बिंदु से आप क्या करते हैं, उस धारावाही तार पे लंब डालते हैं, उसको त्रिज्या मानते हुए एक बंद पृष्ठ खींचते हैं और एम्पियर का नियम निकालते हैं और B डॉट dl का मान निकालते हैं। तो आपको क्या मिलता है, μ0I अपॉन 2πr मान आप मिलता है। तो एम्पियर के नियम से तो आप इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बायो-सावर्ट के नियम से, तो हमने बायो-सावर्ट का नियम ये लिख दिया। अब ज्यामिति से मैं देखती हूँ कि जो इस थीटा का मान है, यहाँ जो एंगल थीटा आ रहा है, क्योंकि वो लंबाई अल्पांश का इस r से कोण होता है थीटा, तो थीटा को अगर मैं यहाँ इस ज्योमेट्री से देखूँ तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ से थीटा का मान मुझे मिल जाता है 90 माइनस अल्फ़ा। तो साइन थीटा मैं निकालती हूँ तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाता है, कॉस अल्फ़ा। अब एल का करूँगी तो ही मुझे dl मिलेगा। तो ये दूरी सेंटर से कितनी है, इसकी l है, तो l का मान मैं यहाँ से निकालती हूँ तो l अपॉन r, यानी आधार, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये अल्फ़ा के टर्म्स में अगर मैं देख रही हूँ तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ा के टर्म्स में देख रही हूँ तो l/r क्या हो जाएगा, टेन एन अल्फ़ा हो जाएगा। तो dl करूँगी, इसका डिफरेंशियल करूँगी तो r टेन अल्फ़ा का डिफरेंशियल करेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। तो यहाँ से r का मान, स्मॉल r का मान मैं देखती हूँ तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R में करती हूँ। तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक अल्फ़ा। तो r कैपिटल R सेक अल्फ़ा मिल जाता है। तो यहाँ से अब मैं इन सब मानों को मैं इस समय का बायो-सावर्ट के नियम में रख देती हूँ। तो μ0I अपॉन 4π, dl की जगह रखा तो r सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, और साइन थीटा की जगह रखा तो कॉस अल्फ़ा, और आपके पास नीचे r स्क्वायर रखा तो r स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। इस सब को मैं सॉल्व करती हूँ तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट के कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा बचता है। और चूंकि अनंत लंबाई का तार है तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है एंगल, -π/2 से +π/2। कि हम देख चुके हैं कि अगर नीचे बढ़ती जाएगी लंबाई तो अल्फ़ा बढ़ते 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 एंड में क्या हो जाएगा, लगभग सीधा ही हो जाएगा। तो यानी π/2 एंगल अल्फ़ा बनाएगा यहाँ से r से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा μ0I अपॉन 4πr साइन कॉस अल्फ़ा का डिफरेंशियल करोगे तो साइन अल्फ़ा आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से मालूम है साइन π/2 का मान होता है 1, और साइन का -π/2 यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4πr साइन π/2 का मान हो जाएगा -1, फिर माइनस साइन π/2 इज़ -1, माइनस का π/2 है तो माइनस का -1 आएगा। तो ये माइनस और माइनस यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास साइन π/2 इज़ 1, सॉरी, तो ये मान मिलके आपके पास हो जाएगा। तो μ0I अपॉन 4πr इंटू 1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना देगा 2, तो 2 कट के क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πr। ये वही मान है जब आप इसको एम्पियर के नियम से निकालते हैं कि ये धारावाही तार है, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर हमें
चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो हम आर त्रिज्या का गोला मानते हुए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं और एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो एम्पियर का नियम से हम क्या निकालते हैं, बी डॉट डी एल निकालते हैं और इसको क्या लिखते हैं, म्यू ज़ीरो, बहने वाली धारा आई है तो म्यू ज़ीरो आई लिखते हैं और इसको बी इंटीग्रेशन डी एल करते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, म्यू ज़ीरो आई। और ये बंद पथ के लिए, इस पूरे बंद पथ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान मुझे निकालना है इस बंद पथ के अनुदिश, और ये पूरे का अगर मैं इस इंटीग्रेशन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, b इंटू टू पाई आर यानी परिधि आएगी। तो b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, यानी कि b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन टू पाई आर। तो इसका मतलब आप एम्पियर के नियम से सॉल्व करें या फिर बायो सावर्ट के नियम से सॉल्व करें, एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी आर दूरी पर स्थित बिंदु पर जो आपको चुंबकीय क्षेत्र मिलता है वो कितना होता है, b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन टू पाई आर के बराबर होता है। धन्यवाद।